डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो रिलेटेड है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर से। टाइटल है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के आवर्ती गुण। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट आज हम स्टडी करेंगे तत्वों के आवर्ती गुण। लास्ट चैप्टर में हमने अध्ययन किया कि कोई एलिमेंट है वो परमाणुओं का समूह है और परमाणु की संरचना समय समय पर मॉडिफाइड होती रही है और वर्तमान समय में परमाणु संरचना के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है वो सर्वाधिक स्वीकृत मॉडल है। तो परमाणु संरचना के आधार पर जब हम तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमें एक पुनरावृत्ति प्रतीत होती है और जिन गुणों में पुनरावृत्ति प्रतीत होती है उन्हें हम तत्वों के आवर्ती गुण कहते हैं। तत्वों के इन आवर्ती गुणों को आधार मानकर ही तत्वों को एक निश्चित सारणी के रूप में रखा गया जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। प्रारंभ में जब तत्वों की संख्या कम थी उस समय उन्हें याद रखना या उनके गुणों को याद रखना कठिन नहीं था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे नए तत्वों की खोज होती गई वैसे वैसे उन सभी तत्वों को और उन तत्वों के गुणों को याद रखना मुश्किल होता गया। इस कारण तत्वों को एक नियमित प्रकार से सारणीबद्ध करने का प्रयास किया गया और ये प्रयास डॉबेर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ ने किया। लेकिन वर्तमान समय में जो आवर्त सारणी हम अध्ययन के लिए प्रयुक्त करते हैं, जिस आवर्त सारणी का हम अध्ययन करते हैं वो आवर्त सारणी है वैज्ञानिक मोज़ले की आवर्त सारणी। मोज़ले से पहले जो वेल डेवलप्ड आवर्त सारणी थी वो थी मेंडलीफ की, लेकिन वर्तमान समय में जो हम यूज करते हैं या जिसे हम सही मानते हैं वो है मोज़ले की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को यह मानकर सारणीबद्ध किया गया था कि उनके भौतिक और रासायनिक गुण उन तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं या उन तत्वों के परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। लेकिन इस सारणी में काफ़ी अपवाद पाए गए जिससे ये प्रतीत हुआ कि ये आवर्त सारणी परमाणु या तत्वों को सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाती है। फिर विभिन्न प्रयोगों के आधार पर ये सिद्ध हुआ कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन न होकर उनके
परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो मोज़ले ने तत्वों के परमाणु क्रमांक को आधार मानकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। ये विस्तृत आवर्त सारणी है जिसे हम वर्तमान समय में यूज करते हैं। इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रो हैं इस तरह से, और जिन्हें हम पीरियड्स या आवर्त कहते हैं। इसी प्रकार कुछ वर्टिकल कॉलम हैं जिन्हें हम ग्रुप्स या वर्ग कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, आवर्त हैं, इनकी कुल संख्या 7 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम है जिन्हें हम वर्ग कह रहे हैं, इनकी कुल संख्या 18 है। तो मोज़ले के द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है। इनमें मुख्य रूप से आवर्त के आधार पर तत्वों को अरेंज किया गया है। प्रथम आवर्त में लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो इस प्रकार ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो इस प्रकार से प्रतीत होती है। यहाँ पर ये पहला आवर्त इस तरह से यहाँ तक, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां आवर्त। ये कुल 7 आवर्त हैं। और वर्टिकल फॉर्म में कुल 18 वर्ग हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह से कुल 18 ग्रुप्स हैं या 18 वर्ग हैं। ये नीचे जो 2 आवर्त हैं, ये यहाँ पर 6th और 7th आवर्त के जो मिडिल पोर्शन के जो पार्ट है उनको यहाँ पर रखा गया है। तो इस प्रकार आवर्त सारणी में जब तत्वों को अरेंज किया गया तो कुछ तत्वों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ भिन्न पाई गई, तथा उन्हें जब हम आवर्त सारणी में उनके क्रमांक के अकॉर्डिंग रखें तो आवर्त सारणी का जो रूप है वो विकृत हो जाता है। इस कारण से उन्हें यहाँ पर नीचे अलग से रखा गया है, जिन्हें हम एफ ब्लॉक या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इस प्रकार ये आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि जो प्रथम आवर्त है उससे आवर्त में तत्वों की संख्या सिर्फ 2 रखी गई है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18, पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18, छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32, 18 तो यहाँ पर हैं और 14 तत्व यहाँ पर नीचे 32, और जो 7वां आवर्त है उसमें 14 ये यहाँ पर हैं और 5 ये टोटल 19 हैं। ये आवर्त अपूर्ण है। तो इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं
उनमें तत्वों की संख्या इस प्रकार से है। प्रथम आवर्त में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में भी 8, चतुर्थ आवर्त में 18, फिर 32 और जो सातवां आवर्त है उसमें 19 तत्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर तत्वों को क्यों रखा गया है? तो इसका रीज़न ये है कि इन तत्वों की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम को रखा गया। अगर हम कंटिन्यू यहाँ से इस आवर्त को लंबा करते, इसमें तत्वों की संख्या बढ़ाते, तो यहाँ हीलियम आता और यहाँ लिथियम, फिर बेरिलियम। लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ रखा गया, फिर सिर्फ हीलियम को यहाँ रखा गया और लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे। फिर नंबर 3 लिथियम के बाद बेरिलियम, और फिर यहाँ से इन तत्वों को स्टार्ट किया और फिर लिथियम के नीचे सोडियम। तो ये इसलिए किया गया कि यहाँ पर इस प्रकार इस वर्ग में जो तत्व आ रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, लिथियम के गुणों में पुनरावृत्ति हो गई हाइड्रोजन जैसे गुणों की। फिर लिथियम के बाद सोडियम, जब लिथियम के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम में काफ़ी गुण वैसे ही हैं जैसे लिथियम में है। फिर पोटेशियम के गुण सोडियम जैसे ही है। इसी प्रकार रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंशियम, इनके जो गुण हैं वो एक दूसरे के समानता प्रतीत करते हुए हैं। तो इस आवर्तिता के आधार पर इनको एक साथ एक वर्ग में रखने के लिए इस प्रकार से अरेंज किया गया है। इस कारण अलग अलग आवर्त में तत्वों की संख्या अलग अलग आ रही है। तो सामान्य रूप से क्या होता है, आवर्त सारणी में जो एक वर्ग के तत्व हैं उनके गुणों में काफ़ी अधिक समानता मिलती है। जैसे ये प्रथम वर्ग हो गया और ये अक्रिय गैसों का वर्ग हो गया। इन सभी इस वर्ग के जो सभी तत्व हैं वो अक्रिय गैस हैं, उनका जो बिहेवियर है वो एक जैसा होता है, इनके जो गुण हैं वो एक जैसे हैं। तो हीलियम के बाद नियोन के गुणों में, और फिर आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, इनके गुणों में आवर्तिता आ गई, सेम प्रकार के गुण हैं वो प्रतीत हो रहे। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणों की आवर्तिता के आधार पर जब अरेंज किया गया तो हमें इस प्रकार की आवर्त सारणी प्राप्त होती है। इस प्रकार की अरेंजमेंट के बाद जब हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो सीखा था, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के जो विभिन्न नियम हैं, जिन्हें हम ऑफ वो कंसेप्ट या ऑफ वो के जो नियम हैं उनके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उस आधार पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम ये पाएंगे कि किसी एक वर्ग के जो तत्व हैं उनका आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा होगा। अंतिम कोश या संयोजी कोश का जो विन्यास है वो एक जैसा। किसी तत्व का जो अंतिम कोश होता है या वो कोश जो उसकी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं वो उसका संयोजी कोश कहलाता है। तो जैसे ये जो पहला वर्ग है, इस पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम ये पाएंगे कि इनके
लास्ट में सभी में NS1 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा अंतिम कोष का? NS1। इसी प्रकार जो द्वितीय वर्ग वाले हैं उनका अंतिम कोष का विन्यास आएगा NS2। इसी प्रकार जो सबसे लास्ट में 18वां वर्ग है, इस वर्ग के जो एलिमेंट हैं उनमें हीलियम को अगर छोड़ दें तो हीलियम के अलावा जो शेष एलिमेंट हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इन सब के अंतिम कोष का जो विन्यास है वो होगा NS2Np6। हीलियम क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इस कारण इसका जो अंतिम कोष है या इसमें एक ही कोष होगा, वही प्रथम कोष और वही अंतिम कोष, उसका जो विन्यास है वो NS2 होगा। तो इस प्रकार किसी भी एक वर्ग के जो तत्व हैं, हमने पहले ये देखा कि उन तत्वों को इसलिए एक वर्ग में रखा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उनके गुणों की पुनरावृत्ति हो रही है या उनके गुणों में आवर्तिता पाई जा रही है। और फिर हमने ये देखा कि जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो एक वर्ग के जो तत्व हैं उन तत्वों के संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सामान्यतः एक जैसा होता है। तो हम इसका मीन ये निकाल सकते हैं कि जो तत्व हैं उन तत्वों का जो प्रॉपर्टी है, उनके जो गुण हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग होते हैं, या किसी तत्व के जो रासायनिक गुण हैं वो मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित किए हुए हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सेम है वहाँ पर उनके गुणों में भी समानता प्रतीत होगी। इसी कारण आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उन तत्वों को मुख्य रूप से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, या हम कहें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है या अंतिम इलेक्ट्रॉन का जो स्थान है उसके आधार पर इन तत्वों को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उन सभी का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में आएगा। इस कारण इन सभी तत्वों को हम कहेंगे कि ये s ब्लॉक एलिमेंट। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन हो गया। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आता है उनको सामान्यतः हम s ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हीलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो 1s2 आता है, तो यहाँ पर उसको क्यों नहीं रखा? तो आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है उसका पहला आधार क्या है? गुण, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो। हीलियम की जो प्रॉपर्टी है वो द्वितीय वर्ग के तत्वों की तुलना में जो 18वें वर्ग के तत्व हैं, जो अक्रिय गैसें हैं, उनके अधिक समान है, इसलिए उसको वहाँ पर रखा गया। तो जो प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग के तत्व हैं वो s ब्लॉक तत्व हो गए। लास्ट के जो 6 वर्ग हैं इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हीलियम को छोड़कर इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो सभी में p ऑर्बिटल में भरा जाएगा। इस कारण इन सभी तत्वों को हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और s और p के बीच में
ये जो 10 वर्ग के एलिमेंट हैं, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, चाहे वो स्कैंडियम हो या जिंक हो या टंगस्टन हो, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में भरा जाता है। इस कारण इन सभी तत्वों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये डी ब्लॉक तत्वों के जो गुण हैं वो एस और पी ब्लॉक तत्वों के गुण के मध्यवर्ती होते हैं। यहाँ गुणों में संक्रमण होता है, प्रॉपर्टीज में। जैसे एस ब्लॉक तत्व हैं वो धात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। पी ब्लॉक वाले हैं वो अधात्विक। तो जब हम एस से पी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों में वो संक्रमण का समय आता है कि प्रॉपर्टीज़ हैं वो धात्विक से अधात्विक की तरफ परिवर्तित होने लगती है। इस कारण डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। ये नीचे जो 2 आवर्त में अलग से तत्व रखे हुए हैं, इन्हें हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्योंकि जब इन तत्वों का, इनमें से दोनों आवर्त में जितने भी तत्व रखे गए हैं उनमें से किसी का भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भरा जाएगा। इस कारण इन तत्वों को हम एफ ब्लॉक तत्व कहेंगे। और ये एफ ब्लॉक तत्व है क्योंकि यहाँ पर ये जैसे जो ये पहला आवर्त है एफ ब्लॉक तत्व का, ये लेंथेनम 57 और 72 हैफनियम, इन दोनों के बीच का पोजीशन का है। 78 से 71 तक, 58 से, इसका एटॉमिक नंबर 58 है, 58 से 71 तक इनका पोजीशन है, वो यहाँ पर आना चाहिए। दैट मीन्स डी ब्लॉक तत्वों के बीच में है, तीसरे और चौथे वर्ग के बीच में। इसी प्रकार से जो नीचे दूसरा जो आवर्त है, इनका जो पोजीशन है वो 89 एक्टिनियम के बाद है। तो इनका जो पोजीशन है वो डी ब्लॉक तत्वों के बीच में है। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डी ब्लॉक तत्वों के जैसी है, उनके बीच वाली प्रवृत्ति की है। इस कारण एफ ब्लॉक तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व, क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के बीच में पोजीशन रखते हैं, इस कारण इन्हें हम अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो आवर्त सारणी के तत्व हैं उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर, और गुणों के आधार पर हम उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स, इस तरह से उनको क्लासीफाई हम करते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में अलग अलग आवर्त में तत्वों की संख्या भिन्न भिन्न क्यों है, कि पहले आवर्त में 2 ही तत्व क्यों रखे गए हैं, दूसरे तीसरे आवर्त में 8 तत्व क्यों हैं, ये अब आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये पता लगाया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट किस प्रकार से किया गया है और इन तत्वों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे के अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि तत्वों की वो कौन कौन से गुण हैं जिनमें आवर्तिता प्रदर्शित होती है। तो तत्वों में आवर्तिता प्रदर्शित करने वाले गुणों के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।